क्लास 11 का राजनीति विज्ञान का अध्याय 6 जिसका नाम है न्यायपालिका को शुरू करने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? 62 वर्ष। भारत के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र। उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। न्यायपालिका का क्या कार्य है? कानूनों का क्रियान्वयन। 1950 से ही किसने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? न्यायपालिका। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? महाधिवक्ता। भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। मुख्य बिंदु। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 1975 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति M.H. बेग की नियुक्ति की गई। 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने न्यायमूर्ति की रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रहते सार्वजनिक धन को निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पतन और पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 144 भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। अनुच्छेद 32 बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को भी ऐसी रीट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना को एक हिस्सा है और न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है? अपना उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेही न हो। न्यायपालिका भी संविधान का ही एक भाग है, वह संविधान के ऊपर नहीं है। न्यायपालिका भी संविधान के अनुसार ही कार्य करेगी। न्यायपालिका का उद्देश्य भी संविधान के व प्रजातंत्र के उद्देश्यों को पूरा करना है। अतः न्यायपालिका की स्वतंत्रता का निर्णयों को
सम्मानपूर्वक स्वीकार किया जाए। न्यायपालिका अपनी नियुक्ति के लिए, सेवा काल के लिए व सेवा शर्तों व सेवा सुविधाओं के लिए कार्यपालिका व न्यायपालिका पर निर्भर ना हो। न्यायाधीश को हटाने का तरीका भी पक्षपात रहित हो। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है संपूर्ण स्थान प्राप्त है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में निम्न प्रावधान हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निश्चित योग्यताएं व अनुभव दिए गए हैं। न्यायपालिका अपने वेतन भत्तों व अन्य आर्थिक सुविधाओं के लिए कार्यपालिका अथवा संसद पर निर्भर नहीं है। इन खर्चों से संबंधित बिल पर बहस व मतदान नहीं देता। न्यायाधीशों की सेवा काल लंबा व सुरक्षित होता है, यद्यपि कुछ परिस्थितियों में इनको हटाया भी जा सकता है, परंतु महाभियोग की प्रक्रिया काफ़ी लंबी व मुश्किल होती है। न्यायाधीशों की कार्यों व निर्णयों के आधार पर उनकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। जो न्यायालय का व इसके निर्णयों का अपमान करते हैं, न्यायालय उनको दंडित कर सकती है। न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है? न्याय वितरण की प्रक्रिया में जनहित याचिका की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। इन याचिकाओं के माध्यम से उन व्यक्तियों को न्याय दिलाया जा सकता है जो स्वयं अपने हित की रक्षा अज्ञानता के कारण या आर्थिक स्रोतों के अभाव के कारण असमर्थ हैं। ऐसे व्यक्तियों के हितों के लिए कुछ दयालु व्यक्ति या संस्थाएं याचिका दायर करती है तथा आवश्यक प्रमाण ये तथ्य प्रदान करती है तथा जनहित को प्राप्त करने का प्रयास करती है। सबसे पहले इस दिशा में न्यायाधीश P.N. भगवती ने इस प्रकार की याचिका स्वीकार करके पहल की जिससे गरीब व असहाय लोगों को न्याय दिलाने में जनहित याचिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। न्यायाधीश P.N. भगवती ने सबसे पहले 1984 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाया। भारत सरकार केस में जनहित याचिका स्वीकार की जिससे अनेक मजदूर को न्याय मिला। क्या आप मानते हैं कि न्यायिक सक्रियता से न्यायपालिका और कार्यपालिका में विरोध पनप सकता है? क्यों? भारतीय न्यायपालिका को न्याय पुनः निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है जिसके आधार पर न्यायपालिका विधानपालिका के द्वारा पारित कानूनों तथा कार्यपालिका के द्वारा जारी आदेशों की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकता है। अगर ये संविधान के विपरीत पाए जाते हैं तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर सकती है, परंतु न्यायपालिका को यह शक्ति सीमित है। न्यायिक सक्रियता मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के किस रूप में जुड़ी हुई है? क्या इससे मौलिक अधिकारों के विशेष क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिली है? न्याय सक्रियता भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में चर्चा का विषय है जिसको भारतीय आम जनता ने स्वीकार भी किया तथा सराहा भी है क्योंकि इससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी हुई है। वह
कार्यपालिका, विधानपालिका व नौकरशाही पर नियंत्रण करने में भी सहायता मिली। भारतीय न्यायपालिका विभिन्न ऐसे राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक नीतिगत विषयों पर टिप्पणी करती है जिनको यह गलत मानती है। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति या समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री पुरुष तथा अगले और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को निश्चित करें। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले ले। इसके लिए ज़रूरत है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है? स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है सरकार के अन्य दो अंग, विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करे। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है? उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है? उत्तर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहे। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत या अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए। न्यायपालिका की सुरक्षाएं। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। ये सेवानिवृत्त होने के पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम किया जा सकता है। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तथा न्यायपालिका के सदस्यों का पद सुरक्षित रहेगा। भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जा सकती है? भारतीय अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह से करता है। 1982 से 1998 के बीच यह विषय बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियां की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय न्यायाधीशों को
उनके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? भारतीय न्यायाधीशों को उनके पद से निम्न प्रकारों से हटाया जा सकता है। पहला, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफ़ी कठिन है। कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति न हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका की संरचना का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय बराबर उच्च न्यायालय, जिला अदालत, अधीनस्थ न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालत और अधीनस्थ न्यायालय के क्या कार्य है? वर्णन कीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्य, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। भारत के उच्च न्यायालय के कार्य, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमे का निपटारा कर सकता है। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। भारत और जिला अदालत की कार्य, जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। भारत के अधीनस्थ न्यायालय के कार्य, फौजदारी और दीवानी के मुकदमों पर विचार करती है। 8वां क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन यह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है जो निम्नलिखित है। पहला, मौलिक संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच आपसी विवादों का निपटारा। दूसरा, रीट, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेषण, लेख तथा अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार। अपीली, दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना। चौथा, विशेषाधिकार, भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लीव पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति। सलाहकारी, जनहित के मामलों और कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ बताइए। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों में से संबंधित सभी विवादों में से एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है। इन विवादों को हल करने की जिम्मेवारी सर्वोच्च न्यायालय की है।
इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। इनकी सुनवाई न तो उच्च न्यायालय और न ही अधीनस्थ न्यायालयों में ही हो सकती है। अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकार की शक्तियाँ की व्याख्या भी करता है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय की रिट संबंधी क्षेत्राधिकार का अर्थ बताइए। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। यदि न्यायालय को गलत लगता है कि कानून या संविधान का यह अर्थ नहीं है जो निचली अदालतों ने समझा तो सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णय को बदल सकता है तथा इनके साथ उन प्रावधानों की नई व्याख्या भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है। अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सज़ा दे तो उसकी अपील सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा न दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील को विचार के लिए स्वीकार कर ले। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह संबंधी विशेषाधिकार का अर्थ बताइए। मौलिक या अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विशेष पर सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को। जनहित याचिका क्या है, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई? जनहित याचिका का अर्थ है कि कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। 1979 में इस अवधारणा में शुरुआत हुई थी। 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था, क्योंकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। इससे ऐसे मुकदमों की बारिश आ गई जिसमें जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई है।
न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा। इससे न केवल व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई। चुनाव प्रणाली को भी इससे ज़्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का कार्य प्रयास किया। न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने संपत्ति, आय, शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। जनहित याचिकाओं की बढ़ती हुई संख्या सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पहलू भी है। कैसे? जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पहलू भी है। इस न्यायालयों में काम का बोझ बढ़ा है। दूसरे, न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर धुंधला हो गया। न्यायालय उन समस्याओं से उलझ गया जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए। छठा चैप्टर समाप्त हुआ।